हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो क्लास 1 हमारा हो चुका था। ये है क्लास 2 पशुपालन जो हम पढ़ रहे हैं। इस पूरे सीरीज को हम कवर अप करेंगे, यानी पूरा का पूरा जो एनिमल हस्बेंड्री है इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं, पशुपालन वाली सीरीज में। तो ये क्लास 2 है ना। यहाँ भले एक डला है उस पर मत जाना, ये क्लास 2 है। तो क्लास 1 में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे टर्मिनोलॉजीज के, जो बार बार एग्जाम में आते। यकीन मानिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं क्लास 2। तो यहाँ सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी एक महीना है और अच्छे से तैयारी करना चाहते, 999 में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स से लगा के, एमसीक्यूज से लगा के, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है ना। और कल संडे यानी 29 तारीख को फ्री मॉक टेस्ट है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, AG 1 to 3 सब्जेक्ट ग्रुप वालों के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और कल आप मॉक टेस्ट देके देखिए आपकी तैयारी कैसी है। चलिए, तो ये हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो भाई ये तो हम कर चुके थे, तो हमें सीधा चलना है प्रश्न नंबर 16। तो 16वें प्रश्न की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमारा 16वां प्रश्न है कि ग्रेडिंग अप क्या है। तो भाई देखिए, ग्रेडिंग अप क्या है, इसका मतलब क्या होता है ग्रेडिंग अप का। तो दो शुद्ध नस्लों के बीच प्रजनन कराना क्या ग्रेडिंग अप है भाई। इसके लिए जब हम दो शुद्ध नस्लें हैं तो उनके बीच हम प्रजनन क्यों कराएंगे, उनके बीच हम क्रॉस करा के एक नई ब्रीड बनाएंगे। शुद्ध बैल का उपयोग गैर विवरणी मादाओं के सुधार के लिए, हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। कि भाई देखो, जैसे अब आपने देखा होगा, एक होती है डिस्क्रिप्टिव काऊ, एक होती है अनडिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जिसका पैतृक रिकॉर्ड होता है, जैसे साहिवाल है, गिर है ना, थार पारकर है। तो भाई ऐसी नस्लें जिनका पैतृक रिकॉर्ड है, ठीक है, उनको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। नॉन डिस्क्रिप्टिव मतलब जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जो देसी नस्लें होती हैं, जो आवारा पशु होते हैं, इधर घूमते रहते हैं। यदि हम ऐसी गाय जो आवारा है, जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, जिसका कोई नस्ल का प्रमाण नहीं है ना, तो ऐसी गाय का हम क्या करते हैं, एक अच्छे बुल के साथ, एक अच्छे बुल के साथ उसका क्या करवा देते हैं, मैटिंग करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, उसकी मैटिंग करवा देते हैं, है ना, मैटिंग करवा देते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी आने वाली संतान शुद्ध नस्ल की बन जाती। लेकिन इसमें भी टाइम लगता है। सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझना, जब हम ब्रीडिंग ये जो ग्रेडिंग अप करवाते हैं तो इसमें सबसे पहले देखो, एक लेते हैं मेल और एक लेते हैं मादा। मादा होती है कैसी, नॉन डिस्क्रिप्टिव, नर होता है डिस्क्रिप्टिव यानी सुपीरियर क्वालिटी का, अच्छे गुण वाला। तो देखो जब इसकी पहली संतान होती इन दोनों से तो उसमें आएगा शुद्धता प्रतिशत 50। जैसे ही इसमें दूसरी जनरेशन आएगी तो उसमें 75%, तीसरी जनरेशन में 87-87.5%, चौथी जनरेशन में 93.75 और फिफ्थ जनरेशन में 96.387 और सिक्स जनरेशन में यानी छठवीं पीढ़ी में इसकी 98.43 और सिक्स जनरेशन यानी सेवंथ पीढ़ी में 99.22% प्योरिटी आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम वो करते हैं, ग्रेडिंग अप करते हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है कि ये किसके लिए अच्छी है, तो जो भारतीय नस्लें हमारी, सॉरी भारतीय जो देसी गाय है, तो उनको सुधारने के लिए सबसे अच्छी मेथड है ये, याद रखिएगा। सुधारने के लिए भारतीय देसी गाय है जो, उनको सुधारने के लिए जिनका कोई पैतृक रिकॉर्ड नहीं है, क्या है, उनको नॉन डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन डिस्क्रिप्टिव। तो ऐसी नस्लों को सुधारने के लिए ये जो है विधि उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इसका जल्दी से आंसर दीजिए, परसिस्टेंसी क्या है। तो पशु का विकास दर या फिर पशु की लंबी अवधि तक अच्छा दूध देने की क्षमता। जी हाँ, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पशु की क्षमता लंबी अवधि तक, यानी पशु की लंबी अवधि तक दूध देने की एबिलिटी या क्षमता को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ग्राफ के द्वारा बनाया जाता है कि कौन से सीजन में कितना दूध दिया। देखो ये वक्र आपको दिख रहा होगा, ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये स्प्रिंग सीजन का, ये देखो डॉट डॉट सा दिख रहा होगा, रेड कलर का ये समर सीजन का है, ये ऑटम सीजन का है और ये है विंटर सीजन का। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कौन से सीजन में दूध दिया इस गाय ने, तो ये आपका दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं परसिस्टेंसी। चलिए, हमेशा ये ग्राफ, जो अच्छी गाय होती है उसका ग्राफ अवरोही चरण की ढलान की ओर, अवरोही मतलब पहले बढ़ेगा 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 फिर नीचे आएगा लास्ट मोमेंट पे, तो ये अच्छा लैक्टेशन पीरियड माना जाता है। ठीक है,
यदि कोई गाय है उसका ग्राफ ये बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोटाइप क्या है। देखो दो तरीके के काम होते हैं भाई, यहाँ पर लिखा है फिनोटाइप क्या, तो एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन की विजिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एनिमल, यानी जानवर के दृश्य चरित्र को हम फिनोटाइप कहते हैं, या फिर एनिमल्स जीनोटाइप को हम फिनोटाइप कहते हैं, या फिर एनिमल्स प्रोडक्शन लेवल यानी जानवर के उत्पादन स्तर को हम बोलते हैं, या फिर जानवर की प्रजनन क्षमता को हम फिनोटाइप कहते हैं। तो बच्चों देखो यहां पर देखना दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होते हैं जीन, क्या होते हैं जीन। अब इन जीन का काम क्या होता है, जीन का काम होता है कि पेरेंट्स से, माता पिता से, भाई किससे, पेरेंट्स से, फादर मदर से उसके जो लक्षण है वो जनरेशन यानी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में जो उनसे जो संतान होगी उसमें भेजने का लक्षणों का काम करते हैं जीन। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कोई जो माता पिता है उनका रंग काला है तो उनका होने वाली संतान भी काली हो गई, तो ये कैसे ये पॉसिबल हुआ कि ये कैरेक्टर्स जो भेजे गए हैं वो किसके द्वारा भेजे गए, जीन के द्वारा। ठीक है, तो उन जीनों के जब पेयर होते तो उन्हें जीनोटाइप कहते हैं, जब वो समूह में होते, ग्रुप में होते तो उन्हें हम जीनोटाइप कहते हैं। लेकिन अब देखो इनका काम है सिर्फ उन लक्षणों को ले जाना दूसरी पीढ़ी में, लेकिन वो जो दूसरी पीढ़ी में लक्षण पहुंचे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लक्षण वही हैं, इनके पेरेंट्स के ही लक्षण हैं, ये पेरेंट्स के ही ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये पता चलेगा फिनोटाइप से। तो फिनोटाइप्स का काम होता है जो जीन गए हैं उसमें अपने माता पिता से अपनी संतानों में गए तो उनकी जो जीन है उनको प्रदर्शित करने का काम करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं उनकी संतानों में, जनरेशन में, तो इन्हें कहते हैं हम फिनोटाइप। सीधी सी बात, सिंपल है ना। जीनोटाइप क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं, और फिनोटाइप उन ट्रांसफर किए गए जीन्स को प्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे किसी की हाइट, पेरेंट्स की हाइट क्या है, छोटी है, बौने हैं, तो उनकी संतान भी बौनी होगी, तो ये बौनापन कैसे दिख रहा है, फिनोटाइप के रूप में। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्क्रब बुल किसे कहते हैं। तो भाई ये तो सभी को पता होगा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो स्क्रब बुल बोलते हैं जो गांव का आवारा गैर वर्णन मवेशी होता है, अनडिस्क्रिप्टिव बुल होता है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्क्रब बुल। देखो ठीक है, स्क्रब बुल मतलब जिसका कोई पैतृक रिकॉर्ड नहीं होता, याद रखिएगा। इसके बाद में साइलेज, साइलेज सभी को पता होगा, साइलेज क्या है, एक होता है हे और एक होता है साइलेज। देखिए सभी को कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताने के कितने सही हो गए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आपको आंसर लगाना है, फिर देखना है इसका राइट आंसर क्या है। तो हे होता है जो, देखो हे में नमी परसेंटेज होता है 10 से 15% नमी होती है। ठीक है, और साइलेज जो होता है बच्चे, साइलेज में लगभग कितना परसेंट, 60 से 65% क्या होती है बेटा, नमी होती है। ठीक है, तो याद रखना 60 से 65% नमी होती है, और हे में जो नमी होती है कम होती है। तो साइलेज हरा चारा होता है, तो हरे चारे को संरक्षित करके, संरक्षित कैसे, किण्वन के द्वारा। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के द्वारा क्या किया जाता है, हरे चारे को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसमें दो तरीके से क्या होता है, देखो साइलेज दो तरीके से होता है। साइलेज में साइलो बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, साइलो। साइलो मतलब देखो जो जमीन के ऊपर बनाते हैं टंकी टाइप के, है ना, उनको बोलते हैं हम साइलो। और जो जमीन के नीचे गड्ढे खोद के बनाते हैं नीचे, उनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ट्रेंच या गड्ढा। तो ये दोनों तरीके से, ठीक है, इनको हम बोलते हैं पिट साइलो। ठीक है, और ये होते हैं साइलो। अब इसमें क्या, हरा चारा काटा और परत परत करके, लेयर बाई लेयर करके भर देते हैं। ये देखो, ये जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है ये होती है कैसी, अबायोटिक, अवायवीय, अवायवीय, यानी इसके जो बैक्टीरिया होंगे फर्मेंटेशन करने वाले वो अवायवीय बैक्टीरिया होंगे, यानी इस गड्ढे को इतना एयर टाइट भरा जाता है कि इसमें हवा ना जा सके। इसमें नमक मिला दो तो चारा है जो अच्छा हो जाता है, और क्या बढ़ जाता है बेटा, साइट्रिक अम्ल बढ़ जाता है इसमें। तो अच्छी साइलेज में पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल,
साइट्रिक अम्ल अच्छा होता है और उसी के तारे के इनमें अच्छी गंध आती है और सुवास अच्छी आती है और खटास भी आ जाती है, जिससे पशु इसे बड़े चाव से खाता है। बड़ू ठीक है। कई बार पूछा जाता है पीएच क्या होता है अच्छी साइलेज का, तो पीएच होता है बेटा 3.5 से 4.2 की रेंज में अच्छी साइलेज का। कई बार पूछा जाता है कि इसका रंग अच्छा कैसा होता है, तो देखो बादामी और हल्का पीला, ठीक है, बादामी और हल्का पीला रंग अच्छा होता है, ठीक है, तो याद रखना ये है ना, बादामी और हल्का पीला रंग इसका अच्छा माना जाता है साइलेज का। तो भाई ये तो बात हो गई साइलेज की, और है तो आपकी है ही सूखा के चारे को नमी कम कर दो, बस उसे रख लो सुरक्षित करके खा लेते, ठीक है। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है ये भी पूछा जाता, तो मक्का। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, मक्का। इनको भूलना नहीं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टड बुल किसे कहते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, है ना। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। दूध देने वाले गाय को नहीं, प्रजनन के लिए जो उपयोग किया जाने वाला बैल है या बुल है उसे हम स्टड बुल कहते हैं, ठीक है, जिसका हमें क्या करवानी है, मैटिंग लेनी है, इससे सर्विस लेनी है। देखो जब गाय बैल क्या करते हैं, मैटिंग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, उनके संभोग की क्रिया को बोलते हैं सर्विंग। क्या बोलते हैं, सर्विंग। इसी तरीके से भैंस में भी सर्विंग बोला जाता है, याद रखना। इसके बाद में देखो ये जो वाला ये पूरा का पूरा जो चार्ट है इसको अच्छे से कर लेना। यहां देखो बच्चे, मैं यदि बात करूं आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि भाई ये पूरा चार्ट है, इसमें आपको दिख रहा होगा, यहां से 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पक्के में, ठीक है, तो याद रखना। तो ये चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे हम बोलते हैं आपसे कि समूह का नाम, तो जो गाय का झुंड होता है उसे हर्ड कहा जाता है, भैंस के झुंड को भी हर्ड कहते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें आपके बकरी के झुंड को फ्लॉक कहते हैं और भेड़ के झुंड को भी फ्लॉक कहते हैं। स्पीसीज जो होती है गाय की, जाति जो होती है, वंश जो होता है उसे बोवाइन, बोवेलाइन भैंस का होता है, कैप्राइन बकरी का होता है, भेड़ का होता है ओवाइन। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं एक्ट ऑफ मैटिंग यानी संभोग की क्रिया, तो गाय की संभोग की क्रिया को सर्विंग बोलते हैं, भैंस की संभोग की क्रिया को भी सर्विंग बोलते हैं, और जो बकरी होती है उसकी संभोग की क्रिया को भी सर्विंग बोलते हैं, और भेड़ की संभोग की क्रिया को टपिंग बोलते हैं। जब एक गाय जो गर्भावस्था में होती है, ठीक है, उसके पेट के अंदर बच्चा होता है तो उसको काफे फुट कहा जाता है, भैंस को भी काफे फुट कहा जाता है गर्भवती, और बकरी जो होती है उसे सकलिंग कहते हैं, भेड़ को भी सकलिंग कहते हैं। ब्याने की क्रिया यानी बछड़े को जन्म देने की क्रिया गाय में काविंग कहलाती है, भैंस में भी काविंग कहलाती है, बकरी में किडिंग कहते हैं और भेड़ में लैमिंग कहते हैं। और जो बछड़ा होता है उसे काफ कहते हैं, बफेलो काफ भैंस के बछड़े को कहते हैं, किड बोलते हैं बकरी के बछड़े को, और लैम्ब बोलते हैं भेड़ के बछड़े को। जो यंग नर होता है उसे बुल काफ बोलते हैं, बफेलो बुल काफ, बकलिंग बोलते हैं आपके बकरी के बछड़े को, ये बछड़ी के जो यंग जो नर है उसको, और रैम बोलते हैं भेड़ के यंग मेल को। यंग फीमेल हीपर कहलाती है। कई बार पूछा गया जो सेक्सुअली मैच्योर है, जिसने अभी तक एक भी बछड़े को जन्म नहीं दिया है, उसे हम हीपर बोलते हैं, सॉरी ठीक है, क्या बोलते हैं, हीपर, ठीक है। इसके बाद में बफेलो हीपर बोलेंगे, इसको गोटलिंग बोलेंगे, और भेड़ में बोलेंगे गिमर, याद रखना क्या बोलेंगे, गिमर। एडल्ट मेल जो होता है गाय में बुल कहलाता है, बफेलो बुल भैंस में कहलाता है, बक होता है बकरा, और रैम होता है जो भेड़ में मेल होता है, ठीक है। एडल्ट फीमेल जो होती है उसे काऊ बोलते हैं, बफेलो काऊ। इसके बाद में डो बोला जाता है बकरी में, और ईव बोला जाता है भेड़ में। कास्टर्ड मेल होता है उसे ब्लोक या स्टीर बोला जाता है। इसके बाद में जो कास्टर्ड बकरी जो होती है उसमें बेदर बोलते हैं, और भेड़ में भी कास्टर जो मेल होता है उसे बेदर बोला जाता है। कास्टर्ड फीमेल जो होती है गाय में स्पेड बोलते हैं, स्पेड इसमें भी बोलते हैं, स्पेड स्पेड सभी में बोलते हैं, ठीक है। आवाज वगैरह आपको पता होगा। मीट सबसे इंपॉर्टेंट है, कई जगह हम ये गलत बोलते हैं। तो जो गाय का मांस होता है उसे बीफ बोलते हैं,
और जो भैंस का मांस होता है उसे बफेन बोलते हैं, और जो बकरी का मांस होता है उसे चिवन बोलते हैं, लोग मटन बोलते हैं। मटन बेटा होता है हमारा किसका मांस होता है? मटन होता है आपका सीप का मांस। तो इस टेबल को अच्छे से रट लो, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के हैं, आने की संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टेबल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेम्परेचर, नाड़ी वगैरह, दर्द, श्वसन, रेस्पिरेशन, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीनिंग। वीनिंग क्या है? जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। वीनिंग जो है आपकी, क्या है वीनिंग? देखो भाई, बछड़े को मां से अलग करके, ठीक है, पालना। बछड़े को मां से अलग करके पालने की क्रिया को हम बीनिंग कहते हैं। देखो कॉमर्शियल डेयरी फार्म पे तो बीनिंग जन्म के तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद ही कर देते हैं, ठीक है, कृत्रिम रूप से होते दूध पिलाते हैं। और जब जनरली जो होता है, आपने देखा होगा जो कॉमन लेवल पर जो हम गांव में करते हैं, तो वो धीरे 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 उसको दूध छुड़ाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो छोटा बेबी होता है उसको पहले तो माँ का दूध पिलाते हैं, फिर धीरे 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 उसको जब वो 3 महीने का हो जाता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो धीरे धीरे उसको बाहर से खाना खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो भोजन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे डिपेंड न रहे, बाहर का खाना खाए। और 1 साल बाद वो पूरा का पूरा दूध छोड़ देता है। यहां भी जब 10 से 12 माह का जो बछड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, कंप्लीट उसको बाहर के फूड पर डिपेंड करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है बीनिंग। लेकिन कॉमर्शियल डेयरिंग फार्म में तुरंत कर देते हैं। और बीनिंग का डेफिनेशन क्या है? बछड़े को मां से अलग करके पालना। अब करते क्यों है? करते इसलिए, क्या होता है, कई बार गाय में कोई डिसीज आ गया तो उसमें बछड़े में लगने का भय रहता है। कई बार क्या होता है, गाय में जब बछड़े को जन्म देती है तो वीकनेस आ जाती है गाय में, ये भी प्रॉब्लम होती है। मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाता तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वीनिंग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पशु आहार, राशन किसे कहते हैं? यदि हम बात करते हैं पशु आहार या राशन की, तो पशु द्वारा एक बार में ग्रहण की गई भोजन की मात्रा नहीं भाई। इसके बाद में पशुओं को खिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थ जो कम से कम 1 पोषक तत्व प्रदान करते हो, बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाई पशुओं को जो खिलाए जाने वाला खाद्य पदार्थ है जो कम से कम क्या करता हो, 1 पोषक तत्व प्रदान करता हो। और एक चीज और, राशन बोलते हैं पशुओं को, एनिमल को विदिन 24 घंटों में दी गई भोजन की मात्रा, भोजन की मात्रा राशन कहलाती है, ठीक है। चलिए जो एक बार में भोजन दिया जाता है उसे बोलते हैं फीडिंग या फीड, ठीक है, फीडिंग कराना एक बार में, ठीक है। एक बार में जब आप जैसे चारा डालने जा रहे हो तो वो फीडिंग है। और जो 24 घंटे में जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी फीडिंग कराई है उसको, उस सबको जोड़ दो तो आपका राशन निकल के आ जाएगा। तो 24 घंटे में दी गई पशुओं को जो भोजन की मात्रा है या चारा पानी जो दिया गया है वो क्या है, राशन। डाइट, डाइट किसे कहते हैं? पशुओं को खिलाए जाने वाले सभी भोज्य पदार्थ, वह मात्रा जो पशु एक बार में, देखो डाइट कहलाती है जो एक बार में ग्रहण करता है पशु, ठीक है भाई। ये भी है, फीडिंग डाइट एक ही बात है। तो पशु को जो एक बार में दी गई मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। समझ जाना इसको, ठीक है। जैसे गर्ल्स होती है कि भैया डाइट पे चल रहे, तो डाइट मतलब क्या है, एक प्रॉपर वो बना लेती है चार्ट वगैरह कि मुझे इतना खाना एक बार में, बस इससे ज्यादा नहीं खाना और ये खाना। ट्रोकर या कैनुला का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बात याद रखना, जितने भी एनिमल या पशुओं में होने वाले उपयोग होने वाले यंत्र हैं डेयरी में, उनको पढ़ लेना है ना। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ब्लड निकालने के लिए नहीं जी, अफरा, हाँ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्लॉट यानी जब अफरा जब गैस भर जाती है उसे हम ब्लॉट कहते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिटी होती है, वैसे डिसीज तो नहीं है। जब पशु ज्यादा खाना खा लेता है तो अनपच हो जाती है, जो उसका रूमेन होता है ना, उसमें गैस भर जाती है। उसमें क्या भर जाती है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह भर जाती है ना। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह भर जाती है, जिसके कारण दिक्कत होती है। मीथेन भी भर जाती है, ठीक है, जिसके कारण पशु का पेट फूल जाता है और उसको दिक्कत होने लगती है। इसके सिम्टम्स भी होते हैं, पशु बार बार अपने पेट पे लात मारने लगता है,
ठीक है, मन बेचैन हो जाता है उसका, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो क्या किया जाता है इस स्थिति में, जो ट्रोकर और कैनुला होता है ये क्या है, यंत्र है, ठीक है, ये इंप्लीमेंट से मतलब ये ठीक करने, ये देखो ये इसके द्वारा क्या किया जाता है, यहां पर छेद करके अंदर पाचक दवाइयां भेजी जाती हैं और गैस को निकाल दिया जाता है जो भजी भर गई है उसके पेट के अंदर। तो ये होते हैं ट्रोकर और कैनुला के उपयोग। निम्नलिखित में से किस विकल्प में घरेलू पक्षियों की किशोर और वयस्क लिंग संरचना का वर्गानुसार सही संयोजन दर्शाया गया है? तो आपको बताना है इसमें कि भाई which of the following is the correct taxonomical alignment of juvenile and adult sexes in the domesticated avian species? तो भाई आपको बताना है कि एक रिदम में बताना है, क्रम में, सही क्रम में यहाँ पे जमाना है। जैसे चिक, यानी चिक क्या है, छोटा जो चूजा होता है, फिर रोस्टर यानी मुर्गा बन जाता है, डक बदक मुर्गी, तो भाई यहाँ पर तो ये बदक आ गया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। डकलिंग जो छोटा चूजा होता है, फिर ड्रैक, टॉम और गूज, ये सही है क्या? या फिर पोल्ट, टॉम, मुर्गी, सिगनेट, तो ये क्या सही है? स्वान, गालसिंग, नहीं भाई, यहाँ पर ये सही है। जो छोटा चूजा होता है उसे डकलिंग कहते हैं, उससे बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, ड्रैक बोलते हैं, फिर उसके बड़ा होता है टॉम बोलते हैं, और उसके बाद गूज आती। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हाँ भाई ये देखिए, डकलिंग यंग ऑफ डक होती है, यंग बच्चा, ड्रेक जो होता है वो नर बदक होती है, और टॉम जो होता है नर टर्की होता है, और गूज जो होता है मादा हंस यानी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला पेयर सही है, डकलिंग, ड्रेक, टॉम, गूज, ये एक ही फैमिली से है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं पोल्ट्री पाए में वह व्यवहारिक विकृति जिसमें पक्षी एक दूसरे के पंख या अंडे को क्षतिग्रस्त करने लगते हैं, तो यहां पर कहलाती है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, चोंच मारने का विकार या कैनिबालिज्म? तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलेंगे इसको, कैनिबालिज्म बोलेंगे। भाई इसमें क्या हो जाता है, इसमें जब जो हम दाना देते हैं मुर्गियों को, उस दाने में है ना सोडियम या फिर आप बोल सकते हो नमक की कमी के कारण ये होता है। दूसरा, जहां पर इनके फॉर्म बनाए गए यदि उन पर ज्यादा शोर शराबा है उनके पास में, तो ये इरिटेट हो जाते हैं, या फिर इनको रखने के लिए स्थान की कमी है, स्पेस कम है, तो क्या करने लगते हैं इनमें, ये कैनिबलिज्म की क्या आ जाती है, एक बड़ी बुरी आदत आ जाती है, जिससे क्या करते हैं एक दूसरे को चोंच मारने लगते हैं और चोट पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए इनको जो आहार है उसमें नमक की मात्रा बढ़ा दो। दूसरा क्या है, आहार को टुकड़ों में दो, छोटा छोटा करके टुकड़ों में दो, कम कम आहार दो, है ना। और दूसरी चीज शोर खत्म कर दो, स्थान इनको पर्याप्त स्पेस दो, तो ये चीज रोक देंगे। और सबसे अच्छा डी वेकिंग, देखो इसलिए डी वेकिंग की जाती है, यानी इनकी चोंच जो होती है, ठीक है, जैसे ही ये क्या होते हैं डे ओल्ड चिकन होते हैं, यानी 1 दिन या 2 दिन होते हैं पुराने, तो क्या किया जाता है, इनकी जो चोंच होती है इनकी चोंच को काट दिया जाता है, जिसे डी वीकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी वीकिंग, इसको रोकने के लिए। देखो कैनिबलिज्म मुर्गियों में एक खतरनाक आदत होती है, खराब आदत, या एक दूसरे की पंख अपनी चोंच से खींचती है, अंडों को फोड़ देती है, जिसे कैनिबलिज्म कहते हैं। मुर्गियों की है एक दूसरे को पंख नोचने की बुरी आदत मुख्यतः जगह की कमी, नमक की कमी, अत्याधिक शोर के कारण होती है, ठीक है। और इसके निम्न प्रकार से कम किया जा सकता है, संतुलित आहार टुकड़ों के रूप में खिलाने से उनकी पंख नोचने की आदत कम हो जाती है। पोल्ट्री में बधियाकरण यानी कैपोनाइजेशन इन पोल्ट्री इज आइडियली डन एट द एज ऑफ, पोल्ट्री में बधियाकरण सामान्यतः किस उम्र में किया जाता है, तो 2 से 4 सप्ताह, या फिर 8 से 10 वीक, 12 से 14 वीक, या आफ्टर 6 मंथ। बताइए जल्दी से, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, मैं यहाँ पे बता देता हूं। 12 से 14 वीक के एज पर हम क्या करते हैं, पोल्ट्री में बधियाकरण करते, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पोल्ट्री में व्यवहार सुधार हेतु चोंच के एक भाग को शल्य क्रियात्मक रूप से काटने की प्रक्रिया, जिसे प्राय आक्रामक पंख नोचने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अपनाया जाता है, कहलाती है, देखो मैंने बता दिया अभी आपको, डी वीकिंग कहलाती है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
एक दिन की आयु का चूजा बिना लिंग भेद के विशेष रूप से क्या कहलाता है? देखो ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उसे बोलेंगे हम डे ओल्ड चिक्स। भाई ऑप्शन नंबर सी यहां भी सही है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा विकल्प लेयर पक्षी की आयु वर्गीकरण को सही दिशा दर्शाता है? तो भाई यहां पर आपको बताना है कि 0 से 6 वीक का जो चूजा होता है वो स्टार्टर, 7 से 12 सप्ताह का जो होता है उसे ग्रोवर, और 12 से ज्यादा का होता है उसे ब्रीडर बोलते हैं। या 0 से 8 वीक का स्टार्टर, 9 से 20 वीक का ग्रोवर और 20 वीक का लेयर कहलाता है। 0 से 4 वीक्स का चिक्स, 5 से 10 सप्ताह का पुलेट और 10 सप्ताह का लेयर, और 0 से 10 वीक का हैचिंग, 11 से वीक का डेवलपर। तो भाई देखो यहाँ पर डेवलपर नाम का तो कोई होता ही नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करना इस तरीके से, सी को डी चला गया। अपने पास 3 ऑप्शन बचे, तो 0 से 4 वीक्स का चिक्स है ना, या फिर 10 वीक्स का पुलेट। तो यहाँ पुलेट नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। अब बचा ए और बी। तो 0 से 6 वीक का स्टार्टर नहीं भाई, 0 से 8 वीक का स्टार्टर कहलाता, तो ये भी चला गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ग्रोवर के बाद आएगा लेयर। ठीक है, चलिए यहां देख लेना, स्टार्टर जो छोटे चूजे होते हैं, ठीक है, ग्रोवर जो आपका मांस के लिए पाला जाता है, लेयर जो अंडे के लिए पाला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पोल्ट्री बर्ड्स रेज्ड स्पेशली फॉर मीट पर्पस। देखो भाई, एक पोल्ट्री पक्षी जिसे मुख्यतः मांस प्राप्ति के लिए पाला जाता है उसे बोलते हैं हम ब्रॉयलर। क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। याद रखिएगा। चलिए, तो ये शायद कुछ अपने क्वेश्चन हैं, और भी हैं क्या इसमें, देख लेते हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे लाइव क्लास लेने का बच्चों, लेकिन क्या है अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है यहाँ पे, इस वजह से लाइव क्लास नहीं आ पाती है, स्टक करने लगती है। लेकिन कल जो है संडे को आप मॉक टेस्ट में जरूर हिस्सा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे टॉपिक के साथ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए अपने चैनल से, ताकि हम ये पूरा का पूरा कंप्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये विथ एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट के साथ करवाने वाले, जहां जहां से क्वेश्चन आते। यकीन मानिए 50 नंबर का आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। शुभ रात्रि सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।